नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास की एक ऐसी हीरोइन की जिनकी कहानी अक्सर हमें सुनने को नहीं मिलती। ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिन्हें ये नाम उनके दुश्मनों ने दिया था। रानी गाइदिनल्यू के इन शब्दों से ही शुरू करते हैं। सोचिए इस एक लाइन में कितनी हिम्मत है। ये लाइन उनके पूरे जीवन के संघर्ष और अपनी पहचान को बचाने की जिद को दिखाती है। तो कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में, नागा पहाड़ियों में। ये वो दौर था जब एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य अपनी जड़ें जमा रहा था और दूसरी तरफ ईसाई मिशनरियों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। ऐसे में वहां की जो स्थानीय संस्कृति थी, जो मान्यताएं थी, उन पर एक खतरा मंडराने लगा था। और बस इसी माहौल में एक लड़की का जन्म हुआ जिसकी किस्मत में एक बहुत बड़ी नेता बनना लिखा था। उनके शुरुआती साल कुछ ऐसे थे। अपने चचेरे भाई हाइपो जादोनांग के साथ रहकर उन्होंने अपनी परंपराओं को बहुत गहराई से समझा। The gods speak through us, Gaidinliu. One day, you'll carry our voice against the white men's chains. और महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। No more bowing to the outsiders. Our land, our gods, our freedom. अच्छा, इस पूरे विद्रोह की जो नींव थी वो था हिराका आंदोलन। अब ये सिर्फ कोई धार्मिक सुधार का आंदोलन नहीं था, बल्कि ये नागा पहचान को बचाने की एक लड़ाई थी। इसका एक ही मकसद था, अंग्रेजों को अपनी जमीन से बाहर निकालना और एक आज़ाद नागा राज बनाना। और बस इसीलिए ब्रिटिश सरकार इसे सिर्फ एक छोटा मोटा विद्रोह नहीं, बल्कि अपने शासन के लिए एक सीधा खतरा मानती थी। और यहीं से ये आध्यात्मिक आंदोलन एक असली जंग में बदल गया। Go! Attack the convoy! Attacking! Defend the carriages! जिसे लीड कर रही थी एक बेहद निडर और युवा लड़की। गाइदिनल्यू एक कमाल की मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थीं। वो जानती थीं कि सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना पर कई गुरिल्ला हमले किए। We are not slaves! We are free people! And we will live as free people! उन पहाड़ियों में छिपकर वार करना, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का कंट्रोल पूरी तरह हिल गया था। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं थी। लोग उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थीं। उनकी इस आध्यात्मिक शक्ति ने उनके राजनीतिक विद्रोह को और मजबूत बना दिया, क्योंकि लोगों का उन पर भरोसा अटूट था। उनके इसी बढ़ते असर से अंग्रेज इतना घबरा गए थे कि मजाक में या शायद थोड़ी इज्जत में उनके दुश्मनों ने ही उन्हें रानी कहना शुरू कर दिया, और यही नाम उनके साहस और लीडरशिप की पहचान बन गया। लेकिन हर संघर्ष में एक मुश्किल मोड़ आता है। 1931 में उनके गुरु और उनकी प्रेरणा हाइपो जादोनांग को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी। ये गाइदिनल्यू के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, पर्सनली भी और पॉलिटिकली भी। अपने गुरु को खोने के बाद भी वो टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने आंदोलन की कमान पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। They took my uncle, but not our fire. Freedom is our birthright, and we shall defend it with courage. लेकिन अब कहानी उनके संघर्ष के एक नए और शायद सबसे मुश्किल दौर में जा रही थी। सिर्फ 22 साल की उम्र में एक अपने ही आदमी के धोखे की वजह से ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया। जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में वो एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे रही थीं। गिरफ्तारी के बाद भी उनका जज्बा देखिए। जब उनसे सवाल जवाब हुए तो उनके ये शब्द दिखाते हैं कि वो टूटी नहीं थी। उनका शरीर कैद हो सकता था, पर उनके विचार, उनकी आत्मा पूरी तरह आज़ाद थी। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 14 साल, पूरे 14 साल जेल में, और वो भी बिना किसी कोर्ट केस के। ये दिखाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें कितनी बड़ी धमकी माना था। जेल के अंदर भी उनका संघर्ष थमा नहीं। वो उपवास और प्रार्थना से अपना विरोध जारी रखती थीं, और उनकी कहानी जेल की दीवारों को लांघकर बाहर निकली और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं तक पहुंची। नेहरू ने ही उन्हें सम्मान से पहाड़ियों की बेटी और बाद में रानी की उपाधि दी थी। तो 14 साल की लंबी और अन्याय से भरी कैद के बाद क्या हुआ? चलिए अब उनकी कहानी के आखिरी लेकिन बहुत जरूरी हिस्से पर चलते हैं। साल 1947 भारत आजाद हुआ और तब जाकर रानी गाइदिनल्यू को रिहाई मिली। जब वो जेल से बाहर आईं तो 37 साल की हो चुकी थीं। शरीर भले ही कमजोर हो गया हो,
लेकिन उनका इरादा पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत था। उनके बलिदान की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद उनसे मिलकर उनके योगदान को माना और उन्हें सलाम किया। उनकी लड़ाई कभी भी अपने लिए नहीं थी, ये हमेशा अपने लोगों के हक के लिए थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब उन्हें पद्म भूषण जैसा बड़ा अवार्ड दिया जा रहा था तो उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। उनका संदेश एकदम साफ था, जब तक नागा लोगों को अपने फैसले खुद करने की आज़ादी नहीं मिलती तब तक किसी भी पर्सनल अवार्ड का कोई मतलब नहीं है। आज़ादी के बाद भी उनका मिशन खत्म नहीं हुआ। वो नागा विद्रोह के दौरान शांति बहाल करने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने अपने समुदाय के लिए स्कूल और मंदिर बनाने पर ध्यान दिया ताकि उनकी संस्कृति की जड़ें मजबूत रहें, और वो अपनी आखिरी सांस तक नागा पहचान का एक जीता जागता प्रतीक बनी रहीं। 1993 में उनका निधन हो गया। उनके ये शब्द उनकी विरासत का निचोड़ है। ये उस जज्बे को दिखाते हैं जो इन पहाड़ियों में और यहाँ के लोगों में हमेशा जिंदा रहेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। रानी गाइदनल्यू जैसी न जाने और कितनी ही कहानियां हैं जो इतिहास की किताबों में कहीं गुम हो गई हैं। ये सोचने वाली बात है।